जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फ़न। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का टॉप चैप्टर नंबर 4 जो कि है द सेल। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द सेल आएगी कि सेल असल में है क्या। तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। याद रखना है कि यहाँ पे यूनिट एक इम्पॉर्टेंट है, यानी ये एक इकाई है। जिस तरह आपके सामने एक क्यूब है, ये एक क्यूब मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के यहाँ पे सर्कल से मिलकर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल हमारे सामने एक स्क्वायर है, इसका यूनिट कौन है? इसका यूनिट ये एक छोटा सा सर्कल है, यानी कि इस छोटे से सर्कल से ये सारे का सारा क्यूब जो है वजूद में आता है। उसके बाद हमने सेल की टाइप्स देखनी है। तो एक टिपिकल सेल्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है प्रोकैरियोटिक, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, यानी सबसे पहले एग्जिस्ट करने वाले प्रोकैरियोटिक टाइप है। जबकि दूसरी टाइप हमारे पास है यूकैरियोटिक, जो कि एक मॉडर्न टाइप है जो कि आजकल के ऑर्गेनिजम्स में होती है। नेक्स्ट हमने इनके स्ट्रक्चर्स को देखना है कि इनके सेल्स किस तरह के स्ट्रक्चर्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे मौजूद एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है और दूसरा आपके सामने यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मौजूद है। तो यूकैरियोटिक सेल का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है जिसमें से कुछ कंपोनेंट्स सिर्फ प्लांट्स में हो सकते हैं और कुछ कंपोनेंट्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में हो सकते हैं। लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हर किस्म के सेल के अंदर होते हैं, उनमें शामिल बाहर वाली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नंबर 2 उसका इनर न्यूक्लियस होता है। नंबर 3 उसका साइटोप्लाज्म, जिसे हम लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल भी कहते हैं या जिसे हम सेल सैप भी कहते हैं, वो भी मौजूद होता है। इसके अलावा एक जनरलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पर लाइसोसोम्स मौजूद हो सकते हैं और परऑक्सीसोम्स मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकता है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दो लेयर्स होती हैं, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये उसकी इनर साइड है, इनर लेयर है, और ये उसकी आउटर लेयर है। जो न्यूक्लियस की आउटर लेयर है उसमें मुख्तलिफ पोर्स मौजूद होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं। अब किसी सेल के अंदर ये पोर्स के नंबर लार्ज होते हैं, किसी में कम होते हैं। इसी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शामिल है, जो कि एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। इसमें से आपको यहाँ पर कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन चैनल्स के ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं। और ये 3 पार्टिकल्स जो कि मुख्तलिफ तादाद में मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं, उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब इन राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? तो सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन बनती है, वो तमाम प्रोटीन बनाना इन राइबोसोम्स का फंक्शन होता है। जिस तरह राइबोसोम्स के सेल्स के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं, एंजाइम्स बनते हैं, वो तमाम जो है राइबोसोम से ही बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ स्मूथ स्ट्रक्चर्स भी हैं। ये भी बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का सिस्टम का पार्ट हैं, लेकिन इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इस वजह से हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं एक प्रोकैरियोटिक जनरलाइज सेल को, जिसके ऊपर बाहर एक फ्लैजेला मौजूद होता है। इसके बाद यहाँ पर उसका एक आउटर कोट है जिसे हम कैप्सूल भी कहते हैं। इस कैप्सूल के ऊपर मुख्तलिफ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हम पिलाई भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम पिलाई कहते हैं। इसके नीचे इसकी एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी हुई होती है। इसके बाद इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जिससे मैंने आपको कहा कि सेल मेम्ब्रेन एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हर किस्म के सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स ने अपनी लिविंग के लिए कुछ प्रोटीन्स बनानी होती है, और उन प्रोटीन्स को बनाने का काम कौन करता है? वो ये राइबोसोम्स होते हैं, जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसका जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, जिसे हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, इस न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर इसका बेसिक जो जीनोम है वो मौजूद होता है, जो कि यहाँ पर आपको एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA दिखाई दे रहा है, जो कि इसका बेसिक जीनोम है। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो इसका जीनोम है वो इसके इस न्यूक्लियर पार्ट के अंदर मौजूद होता है, और वो क्रोमोसोम्स और जीन की फॉर्म में मौजूद होता है। इसके अंदर आपको ये एक डेंसली पैक्ड बॉडी नजर आ रही है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस।
इस न्यूक्लियस का काम क्या है? राइबोसोम फैक्ट्री के तौर पर इस एक्ट करना इस राइबोसोम का काम है, यानी कि इसने क्या काम करना है? इसने राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट अब हम इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स शामिल हैं। तो पहले नंबर पर आपके पास प्लांट्स हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से बिलोंग करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स हैं। फंजाई और फंजाई लाइक डिफरेंट प्रोटिस्ट होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स का पार्ट होते हैं। तो इनकी स्टडी हम फर्दर लेक्चर्स में करते रहेंगे। और जबकि दूसरी जानब अगर आप प्रोकैरियोटिक की तरफ देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे पहले नंबर पर बैक्टीरिया आता है और दूसरे नंबर पर यहाँ पे सियानोबैक्टीरिया आता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, जो कि मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हुए होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये जो सेल है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और इस सेल की दो टिपिकल टाइप्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक है और दूसरी यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स में आपके पास बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह शामिल हैं। उसके बाद आपने इनके जनरलाइज ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी आपने थोड़ा थोड़ा देखा है। नेक्स्ट हम इसके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान के डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो इनके न्यूक्लियस का है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि हम इनके न्यूक्लियस को अच्छी तरह से नहीं देख सकते, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर प्रोकैरियोट्स के डीएनए की बात करें, डीएनए क्या है? डीएनए जीनोम को कहते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स के डीएनए की बात करें तो इनका डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर रखते हैं, इस वजह से इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट और इस तरह के डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। जबकि यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स देखें जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद हैं और यूकैरियोट्स के भी अंदर भी मौजूद हैं। और कंपैरेटिवली जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके सेल का साइज जो है वो स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोट्स के सेल का साइज जो है वो लार्ज होता है। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स भी चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में शामिल हैं तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में मौजूद होंगे। नेट एटीपीज़ की बात करते हैं तो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है सेल्स के अंदर तो प्रोकैरियोट्स में उसमें 38 एटीपीज़ बनते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स है वहाँ पर 36 एटीपीज़ बनते हैं। ये दो एटीपीज़ कहाँ जाते हैं इसकी स्टडी हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। उसके बाद सेंट्रियोल्स है जो कि माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो चूँकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रियोल्स भी मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। सेल डिवीजन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स बाइनरी फिशन की वजह से डिवाइड करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स माइटोसिस या माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होता है, म्यूटेशन रेट भी ज़्यादा होता है, यूकैरियोट्स के अंदर ये जो है वो कम होता है। नेचर ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स का मेन स्टोरेज प्रोडक्ट ग्लाइकोजन है, जो कि असल में कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। उसके बाद जो यूकैरियोट्स है उनका स्टार्च हो सकता है, उनमें सुक्रोज हो सकता है, इस तरह के डिफरेंट स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं जो कि रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस होता है, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं जो कि हमेशा सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं उसके ऊपर होती है, और जो प्रोकैरियोट्स है वहाँ पर उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही मौजूद होती है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कोई भी सेल अपनी फूड बनाता है, और यूकैरियोट्स में मेनली प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और यूकैरियोट्स में मेनली बैक्टीरिया या ग्रीन बैक्टीरिया जो है वो ये प्रोसेस करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उनके मेसोसोम्स पर मौजूद एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, और यूकैरियोट्स के केस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। और प्रोकैरियोट्स के केस में जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद क्लोरोफिल्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने
बेसिकली सेल्स की डिफाइन देखी कि सेल्स असल में होते क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है लाइफ का, और सेल्स के हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा, इसके दो टाइप्स के बारे में देखा, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं, दूसरे यूकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान मेजर डिफरेंसेस को स्टडी किया। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इजाज़त आते हैं। अल्लाह हाफिज़।